कुछ और प्रॉपर्टीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जेट ट्रांसफॉर्म में, हम वहीं से उसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जिनका जेट ट्रांसफॉर्म आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद होना चाहिए, वो बार बार एग्जाम में आते हैं, उनका सीधे सीधे आपको यूज करने आना चाहिए। ठीक है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है जहाँ से रिसेंटली क्वेश्चन आते रहे हैं, उनका यूज कैसे करना है, और एक दो क्वेश्चन और मैं बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन प्रोबेबल है कि अभी आ सकता है। एक आध दो प्रॉपर्टीज है जहाँ से मोस्ट लाइकली क्वेश्चन अभी आपको रिसेंटली आ सकता है। देखिए कैसे, फिर ये इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको कैसे अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट को, वो मैं थोड़ा सा सिखाऊंगा। इसके बाद हम मूव कर जाएंगे डिजिटल फिल्टर में, जेट ट्रांसफॉर्म से आता रहता है क्वेश्चन, उसको मैं बहुत ईजिली आपको सॉल्व करवा दूंगा, पहचानना बहुत ही ईजी तरीके से, कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं उसमें। ठीक है, क्लियरली। अब देखो un का, इसी तरह से u ऑफ माइनस एन माइनस वन का भी लिख सकते हो कि माइनस यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स या जेड अपॉन जेड माइनस वन फॉर मॉड जेड ग्रेटर देन वन। यू ऑफ माइनस एन माइनस वन का हो जाएगा मॉड जेड लेस देन वन के लिए ना, तो ये वाला याद रखो। इसी में un को u ऑफ माइनस एन माइनस वन माइनस साइन के साथ रिप्लेस करोगे तो जेट ट्रांसफॉर्म तो सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा, ROC मॉड जेड ग्रेटर देन वन की जगह मॉड जेड लेस देन वन हो जाएगा, बताया था कल। ठीक है, तो un का होता है जेड अपॉन जेड माइनस वन, un का लिखवाया था फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जेड डी बाई जी डेड। अगर n से मल्टीप्लाई करोगे टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन या जेड डोमेन में क्या हो जाता है आपका माइनस जेड डी बाई डी जेड, जो ओरिजिनल आपका एक्स जेड था उसको क्या कर देते हो, डिफ्रेंशिएट कर देते हो और साथ में माइनस जेड से मल्टीप्लाई करते हो। उसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसको भी याद रखो, जेड अपॉन जेड माइनस वन है, एन यू एन में जेड माइनस वन का नीचे स्क्वायर हो गया, रिलेट करके याद करो। एन स्क्वायर एक और एन अगर आ गया, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, तो जेड माइनस वन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, ये नीचे क्या आ जाएगा क्यूब, तो जेड माइनस वन है पहले में, n आया तो जेड माइनस वन स्क्वायर, एन स्क्वायर आया तो जेड माइनस वन का क्यूब आएगा, लेकिन साथ में ऊपर जेड के साथ क्या आ जाएगा, जेड प्लस वन भी आ जाएगा। तो n स्क्वायर वाले में क्या है, यहाँ तो एक पावर और बढ़ जाएगी, यहाँ एक थी, यहाँ एक और बढ़ी, यहाँ एक और, लेकिन साथ में यहाँ जेड की साथ जेड इंटू जेड प्लस वन भी आ जाएगा। तो इसको रिलेट करके याद रखो, जेड अपॉन जेड माइनस वन, अगला जेड अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर, अगला जेड अपॉन जेड माइनस वन का क्यूब है, साथ में जेड प्लस वन मल्टीप्लाइड है, और सबका ROC क्या है, मैंने बताया था n से मल्टीप्लाई करने पे जेड डोमेन में जब जाते हैं तो माइनस जेड इंटू डी बाई जी डेड एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन वहां पे आपका ROC पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ROC इसका भी मॉड जेड ग्रेटर देन वन है, इसका भी मॉड जेड ग्रेटर देन वन है, और इसका भी मॉड जेड ग्रेटर देन वन ही है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है, इस पे आपको क्वेश्चन आते रहते हैं, ये स्टार मार्क्ड है। a टू द पावर मॉड n का मैंने सिखाया था आपको क्या लिखना, फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना सिखाया था। a की पावर n का, a की पावर मॉड n का मैंने बताया था फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कब लिख सकते हो, जब इसका मॉड a लेस देन वन हो, और होता क्या था, वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस टू ए कास ओमेगा नॉट प्लस ए स्क्वायर, आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम केस है। a टू द पावर n को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, फॉर मॉड n क्या है, मॉड n हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है फॉर n कि किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो जब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा तो मॉड n क्या होगा, n के बराबर, क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए वो प्लस वैल्यू ही देगा और अंदर भी प्लस वैल्यू है तो वही रह जाएगी। तो a टू द पावर n un लिख लूंगा, un जीरो से इन्फिनिटी तक वन वैल्यू देता है तो वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर बाकी कौन से सैंपल बचे, अब यहाँ u ऑफ माइनस n नहीं आएगा, ये अगर यही अगर कंटिन्यूअस डोमेन में होता तो एक होता ut और दूसरा होता u ऑफ माइनस टी, क्योंकि एक जीरो से जस्ट शुरू हुआ राइट हाफ में, एक जीरो के जस्ट लेफ्ट में शुरू हो गया माइनस इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ क्या है, सैंपल्स होते हैं, जीरो से इन्फिनिटी यहाँ कवर कर दिया, तो अब बाकी कौन से सैंपल बचे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वो वाले यहाँ पे आएंगे फॉर मॉड n लेस देन, फॉर n लेस देन जीरो, n लेस देन जीरो मतलब n क्या है, माइनस वन है, माइनस टू है, तो उसका मॉड क्या निकल के आएगा, माइनस n, ताकि n की वैल्यू जब माइनस रखो तो वो उसको क्या बना सके, प्लस। तो a की पावर माइनस n, u ऑफ माइनस n माइनस वन होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, डिस्क्रीट डोमेन में जीरो से इन्फिनिटी लोगे तो बाकी अगर स्पैन लेना है तो कहां से लेना पड़ेगा, माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी तक, तो वहां u ऑफ माइनस n नहीं आएगा, जो गलती कभी बार एग्जाम में कर देते हो कि यहाँ un ले लिया और यहाँ u ऑफ माइनस n, ये नहीं ले सकते। un ले लिया तो जीरो सैंपल यहाँ कवर हो गया, तो यहाँ पे माइनस वन से सैंपल माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। अब अगर दो सिग्नल का समेशन है तो उसका एक जेट ट्रांसफॉर्म होगा,
जो ओवरऑल जेट ट्रांसफॉर्म दोनों के इंडिविजुअल जेट ट्रांसफॉर्म के समेशन के बराबर होगा। लेकिन ओवरऑल जेट ट्रांसफॉर्म तभी एग्जिस्ट करेगा जब कोई वैलिड आरओसी होगा। इसका आरओसी कुछ और होगा R1, इसका आरओसी कुछ क्या होगा और R2 होगा। अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में कोई वैलिड आरओसी आएगा तभी जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। कल एग्जांपल के साथ बताया था। समेशन आप कई सिग्नल का आप करोगे, अगर सारे राइट साइडेड सिग्नल है तो डेफिनेटली आरओसी एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अगर सारे लेफ्ट साइडेड नेचर के हैं तो भी हमेशा क्या एग्जिस्ट करेगा, जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, हमेशा आरओसी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर कुछ लेफ्ट साइडेड हो जाए, कुछ राइट साइडेड, तो जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मैंने दिखाया था अगर कोई कॉमन आरओसी नहीं मिला तो जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा लेफ्ट और राइट साइडेड सिग्नल के समेशन का, और अगर कोई कॉमन आरओसी मिल गया तो वो करेगा। तो यहां ध्यान से देखो, एक लेफ्ट साइडेड और एक राइट साइडेड, तो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मतलब a टू द पावर मॉड n का हमेशा जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा ये जरूरी नहीं है, कर भी सकता है और नहीं कर सकता। अब देखो कब करेगा। अगर करेगा तो इसका तो जेट ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए होता है, a टू द पावर n u n का। a टू द पावर माइनस n को ये आप लिख सकते हो 1/a की पावर n, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ 1/a है, जो b की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1 का क्या होता है, यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस साइन होगा, माइनस आगे होता है, माइनस a की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1 का होता है 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स फॉर मॉड जेड लेस देन। तो यहाँ a की जगह कौन जगह ले लिया, 1/a, तो क्या आएगा 1/1 माइनस 1/a जेड इनवर्स फॉर मॉड जेड लेस देन 1/मॉड ऑफ 1/a। 1 का मॉड तो 1 ही होता है, तो मॉड ऑफ a आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो एक कह रहा है किसी पॉइंट से वो ज्यादा है, z ग्रेटर देन मॉड a है, एक कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, वो किसी पॉइंट से क्या है, कम है। अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैं मॉड a की वैल्यू 1 से ज्यादा ले लूं, 1 से ज्यादा ले लूं, अगर मॉड a को ग्रेटर देन 1 ले लूं, सपोज मैं मॉड a को ले लूं 2 ले लूं, 1.5 ले लूं, कुछ भी 2 ले लूं, तो मॉड a ये 2 वाला रेडियस है, इससे ज्यादा है इसका आरओसी, ठीक है। और तब दूसरा क्या हो जाएगा 1/मॉड a। अगर मॉड a 1 से ज्यादा है तो मॉड 1/मॉड a क्या होगा, 1 से कम होगा, वो 1/2 होगा। 1/2 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ। और ये वाला आरओसी क्या है, इसके इनवर्ट डायरेक्टेड है, तो यहाँ कोई कॉमन आरओसी मिला क्या, ये एग्जिस्ट करेगा मॉड जेड लेस देन 1/2 के लिए, ये एग्जिस्ट करेगा मॉड जेड ग्रेटर देन 2 के लिए। तो कोई ऐसा कॉमन इंटरसेक्शन है जहां दोनों एग्जिस्ट करें, नहीं है। यहां वाले में ये वाला नहीं आएगा, यहां वाले में ये वाला कॉमन नहीं आएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मॉड ए अगर ग्रेटर देन 1 है तो जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता था, वैसे सेम केस यहां पे भी है। अगर यही मॉड ए लेस देन 1 ले लेते, माइनस, जैसे a की वैल्यू मैं ले लूं -1/2, हमें मॉड से मतलब है, यहां मॉड a क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है, क्योंकि मॉड a का मॉड लोगे तो 1/2 आएगा। तो यहां पे क्या हो जाता आरओसी, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 होता, मॉड a लेते, यहां हो जाता मॉड जेड ग्रेटर देन लेस देन 1/1/2 क्या होता 2। तो एक कह रहा है कि इसका आरओसी 1/2 से ज्यादा है रेडियस से 1/2, और एक कह रहा है ये इसका रेडियस 2 से क्या है, कम। तो यहाँ दोनों कॉमन हो गए कि नहीं, ये बाहर की तरफ इधर जा रहा है, ये अंदर की तरफ इधर जा रहा है, तो इन बीच में दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो इनका आरओसी हो क्या जाएगा, मॉड जेड ग्रेटर देन a एंड मॉड जेड लेस देन 2, यही दोनों में कॉमन आरओसी आ जाएगा। तो इनका जेड ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा कब, जब मॉड ऑफ a लेस देन 1 होगा। तो जब भी a की पावर मॉड n आए, पहले a की वैल्यू का मॉड लो, अगर वो मॉड 1 से लेस है तभी जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, तभी कोई आरओसी आपको जेड प्लेन पे दिखेगा, अदरवाइज कोई आरओसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और आरओसी अगर एग्जिस्ट करेगा मॉड a लेस देन 1 के लिए, तो क्या होगा आरओसी, ये लेस देन 1 है तो इस लेस देन 1 से कुछ ज्यादा, और 1/मॉड a, अगर मॉड a लेस देन 1 है तो 1/मॉड a ग्रेटर देन 1 होगा, कुछ वैल्यू 1 से ज्यादा वैल्यू से कम और कुछ वैल्यू 1 से कम से ज्यादा। तो ये आरओसी पॉसिबल है कि नहीं, ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 2 ये कॉमन आरओसी है। लेकिन मैं कहूँ ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 1/2 है, यहाँ पे कोई कॉमन आरओसी नहीं होगा। तो ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब मॉड a लेस देन 1 होगा, और उस केस में आरओसी यही हो सकता है, मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड a एंड लेस देन 1/मॉड a। तो सीधे याद रखो a टू द पावर मॉड n का जेड ट्रांसफॉर्म कैसे लिखोगे, इस तरह से ब्रेक करके लिखोगे, इसको आप कैलकुलेट कर लेना क्या होगा। और ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब मॉड a लेस देन 1 होगा, और मॉड a अगर लेस देन 1 है तो एक वैलिड
क्या होगा, जेड ट्रांसफॉर्म, इसमें एक लेफ्ट साइडेड और एक राइट साइडेड। मैंने बताया था जब लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड होंगे तो हमेशा एक स्ट्रिप मिलेगी, जेड ग्रेटर देन R1 एंड जेड लेस देन R2 के बीच की एक स्ट्रिप मिलेगी, वही आपका ROC होगा। वही चीज यहां हो रहा है, मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए एंड 1 अपान मॉड ए। अगर यही मॉड ए को मैं ज्यादा ले लूं 1 से, तो मॉड जेड 2 से ज्यादा है एंड 1/2 से कम है। ये पॉसिबल है क्या कि वो 2 से ज्यादा हो जाए और 1/2 से कम हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है, ये इनइक्वलिटी वैलिड ही नहीं है। लेकिन मैं कहूं वो 1/2 से ज्यादा है और 2 से कम है, ये चीज वैलिड है, क्योंकि 1/2 से बढ़ते बढ़ते वो मैक्सिमम कहां तक जा पा रहा है 2, और 2 से क्या है वो कम है, तो ये वैलिड ROC है। तो ये हमेशा ध्यान रखना a की पावर मॉड n में। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है, ठीक है। एक दो प्रॉपर्टीज और मैं बता देता हूं, फिर हम सीधे गेट के क्वेश्चन करेंगे, वहां से मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है। अब एक दो प्रॉपर्टीज जो और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। x ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म अगर मैं कहूं z है, x ऑफ z है, एंड मॉड ऑफ जेड के टर्म में ROC होगा, मॉड जेड ग्रेटर देन R1, मॉड जेड लेस देन R1 या मॉड जेड ग्रेटर देन R1 एंड लेस देन R2, इसी टाइप का ROC होता है, मॉड जेड पे डिपेंड करता है। मैं कहूं x ऑफ माइनस n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, क्योंकि यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम मैं कर सकता हूं। क्या होगा x ऑफ माइनस n का, यहाँ पे वहां पे x ऑफ माइनस n का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या आता था, x ऑफ t का अगर x ऑफ ओमेगा है तो x ऑफ माइनस t का x ऑफ माइनस ओमेगा होता था। x ऑफ n का अगर x ऑफ ओमेगा है तो x ऑफ माइनस n का x ऑफ माइनस ओमेगा होता था। सिंपली x माइनस आया तो वहां भी ओमेगा में माइनस, लेकिन यहां ऐसी चीज नहीं है कि x ऑफ माइनस n का जेड ट्रांसफॉर्म x ऑफ माइनस जेड हो जाएगा। यहां ध्यान देना, यहां x ऑफ 1/z हो जाता है। क्या x ऑफ माइनस n का अगर मुझे जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वो हो जाता है x ऑफ 1/z, या इसी को कहते हैं x ऑफ z इनवर्स। तो z की जगह 1/z रखना है, तो ROC पहले z पे डिपेंड करता था, अब ROC किस पे डिपेंड करेगा, 1/z पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा ROC, 1/z पे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, un का z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/1 माइनस z इनवर्स मॉड z क्या ग्रेटर देन 1। अगर मैं यहीं आपसे पूछूं u ऑफ माइनस n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, u ऑफ माइनस n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा माइनस n का, तो क्या होगा, n की जगह मैंने माइनस n से रिप्लेस किया अगर xn में, तो जेड ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, हर z की जगह 1/z रख दो। तो हर z की जगह 1/z रखें तो 1/z की पावर -1 z हो जाएगा, 1 माइनस z। एंड ROC में z की जगह क्या रखोगे, 1/z रखोगे लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। ROC तो एज इट इज रहेगा, बस z की जगह क्या आ जाएगा, 1/z। तो यहां जहां जहां z है वहां 1/z रख दोगे। तो ROC पहले z पे डिपेंड करता था, अब ROC किस पे डिपेंड करेगा, 1/z। रिलेशन ROC का वही रहेगा जो पहले है, तो z की जगह 1/z रखना है। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस z, ये आ जाएगा, उल्टा करोगे इसको तो मॉड z लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक है। u ऑफ माइनस n का ये क्या है आ गया आपको, लेकिन मुझे किसका पता करना रहता है, u ऑफ माइनस n माइनस 1 का पता करना रहता है। तो मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देता हूं, n की जगह मैं क्या रख दूं, n माइनस 1 चाहिए तो n की जगह मैं क्या कर दूं, n प्लस 1 कर दूं। इसमें मैंने n को किससे शिफ्ट कर दिया, n प्लस n नॉट से कर दिया, तो मुझे माइनस साइन अंदर जाके माइनस n माइनस 1 मिलेगा कि नहीं। तो मैंने n को n प्लस n नॉट से रिप्लेस करना है, n को रिप्लेस करना है n माइनस n नॉट से, उसको शिफ्टिंग कहता हूं। n को मैंने n प्लस 1 से रिप्लेस किया, तब u ऑफ माइनस n माइनस 1 जाएगा, क्योंकि बाहर वाला माइनस या कोई भी कोफिशिएंट है वो तो एज इट इज रहेगा, n की जगह जो रख रहे हो उसको एज इट इज रख दो, ठीक है। तो यहां से इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, n को n प्लस n नॉट से रिप्लेस करते हैं तो z की पावर क्या आता है, प्लस n नॉट। n को n माइनस n नॉट से रिप्लेस करते हैं तो z की पावर माइनस n नॉट आता है। तो क्या हो जाएगा, z की पावर 1, n नॉट की वैल्यू 1/1 माइनस z मॉड z लेस देन 1, ये आपका आ जाएगा सिंपली। अब इसी में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कुछ होगा नहीं, z/z माइनस 1 आ जाएगा मॉड z लेस देन 1। या इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस z इनवर्स लिख सकता हूँ कि नहीं। तो माइनस u ऑफ माइनस n माइनस 1 का z ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस z इनवर्स ही होता है, बस ROC क्या होता है, मॉड z लेस देन 1। तो x ऑफ माइनस n वाली प्रॉपर्टी से इसे निकाल सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी मैं एक दो एग्जाम्पल खुद ही कराऊंगा आपको, फिर उसके बाद एग्जाम में किए गए क्वेश्चन करेंगे। एक और प्रॉपर्टी है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लाइकली है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उस पर एक दो क्वेश्चन, इन दोनों प्रॉपर्टी पे मैं एक दो क्वेश्चन
खुद से करा देता हूँ, फिर एग्जाम के क्वेश्चन हम सीधे लेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक प्रॉपर्टी और क्या है, अगर एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ऑफ जेड है, ठीक है, और इसका आरओसी किस पे डिपेंड करेगा, मॉड ऑफ जेड पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मॉड जेड ग्रेटर देन R1, मॉड जेड लेस देन R1, या मॉड जेड ग्रेटर देन R1 एंड लेस देन R2, इसके बीच में होगा। इसी तरह का आरओसी पॉसिबल होता है, आउटवर्ड डायरेक्टेड, इनवर्ड डायरेक्टेड या स्ट्रिप, ठीक है। तो एक्सएन का है तो एक्स कॉन्जुगेट एन का क्या होगा, एक्स कॉन्जुगेट एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना सिखाया था, कैसे लिखते हैं, एक्स कॉन्जुगेट तो आता ही है और ओमेगा की जगह क्या हो जाता है, माइनस ओमेगा हो जाता है। लेकिन यहां क्या होगा, देखो एक्स जेड की जगह आ जाएगा जेड कॉन्जुगेट, क्योंकि जेड भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, आर इंटू ई की पावर जे ओमेगा, तो जेड का भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, साथ में एक्स डैश का भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, एक्स कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट अंदर लेना पड़ेगा। देखो इस पे एक्स यहां कॉन्जुगेट लगाया तो यहां दो कॉन्जुगेट लगेंगे एक्स के ऊपर, और जहां जहां जेड है उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, जेड कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दोगे। किससे रिप्लेस कर दोगे जेड को, जेड कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दोगे ना। तो इसका फर्क, और आरओसी पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, जहां जहां जेड है आरओसी पहले जेड पे डिपेंड करता था, अब किस पे डिपेंड करेगा, जेड कॉन्जुगेट का मॉड। अब मैं कहूं जेड अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस जे बी, मान लो जेड ये है, तो जेड कॉन्जुगेट अगर निकालोगे तो क्या आएगा, ए माइनस जे बी। अगर मैं मॉड जेड निकालूं तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और जेड कॉन्जुगेट का अगर मॉड निकालूं ये भी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड जेड और जेड कॉन्जुगेट का क्या होता है, सेम होता है कॉम्प्लेक्स में। तो आरओसी अभी भी क्या रह जाएगा, वही रह जाएगा जो मॉड जेड ग्रेटर देन R1 था, या मॉड जेड लेस देन R2 था, या मॉड जेड आर ग्रेटर देन R1 एंड R2 था। तो आरओसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस किस पे फर्क पड़ेगा, हर जेड की जगह क्या आ जाएगा, आपका जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा, है ना। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, देखो अगर मैं कहूं जैसे मान लो एक्स ऑफ जेड आपको गिवन है, सपोज एक्स ऑफ जेड आपको क्या है, गिवन है, ठीक है, जैसे मान लो जेड अपान जेड माइनस 1 स्क्वायर ही गिवन है, ठीक है। अब यहां से देखो क्या होगा, एक चीज, ये तो रियल आ गया तो इसमें उतना फर्क नहीं पता आपको चलेगा, दूसरी चीज करते हैं। मान लो जेड अपान जेड प्लस 1 का स्क्वायर, एक मिनट यहाँ नहीं, जेड प्लस 1 का स्क्वायर नहीं, जेड स्क्वायर प्लस 1, ये कोई जेड ट्रांसफॉर्म है, एक्स जेड गिवन है, ठीक है। ये किसका जेड ट्रांसफॉर्म है मान लेते हैं, इस चीज को मैं समझा देता हूं कैसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैं एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, उसी को समझा देता हूं यहाँ से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ लाइकली है कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है, जेड अपान जेड स्क्वायर प्लस 1, आरओसी R1 कुछ भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरओसी क्या होगा, R1 होगा, ठीक है। अब देखो इसके पोल्स कहाँ पे हैं, इसका 0 है, जेड इज इक्वल टू 0 पे, ऊपर को 0 करोगे। इसके पोल्स कहाँ हैं, इसके पोल्स कहाँ हैं, जेड स्क्वायर प्लस 1 को 0 करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस जे पे इसके पोल्स हैं। इसके पोल्स कहाँ हैं, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस जे पे इसके क्या रखे हैं, पोल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ एक्स कॉन्जुगेट एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो जेड की जगह मैं क्या रख दूंगा, जेड कॉन्जुगेट अपान, पहले जेड की जगह, हर जेड की जगह क्या रखूंगा, इसका, ठीक है, और इस पूरे का फिर से क्या लेना पड़ेगा, एक कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। यही आपका जेड ट्रांसफॉर्म होगा किसका, एक्स कॉन्जुगेट एन का। आरओसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आरओसी है वही रह जाएगा। अब देखो इससे होगा क्या, एक्स जेड के पोल्स क्या थे, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस जे, और 0 क्या थे, जेड इज इक्वल टू 0, क्या थे पोल्स, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस जे, जेड इज इक्वल टू 0। एक्स ऑफ जेड कॉन्जुगेट अगर ध्यान से देखो तो मेनली ओवरऑल कॉन्जुगेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां क्या हुआ, हर जेड की जगह आपने एक्स जेड में क्या रख दिया, जेड कॉन्जुगेट रख दिया। जेड कॉन्जुगेट रख दिया तो जो जेड का 0 है वहां पे भी जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 होगा। तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 अभी भी जेड इज इक्वल टू 0 पे है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पोल्स या कॉम्प्लेक्स 0 होंगे, यहां पे रियल 0 था इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। जो कॉम्प्लेक्स पोल्स और कॉम्प्लेक्स 0 होंगे, देखो उन पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा आपका, ध्यान से देखना। जेड इज इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस जे। अब यहां पे जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे पोल के लिए, पोल किससे सॉल्व करते हो, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको 0 कर दो। क्या है डिनोमिनेटर, जेड का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आएगा जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस जे,
अब अगर जेड आप निकालोगे, अगर आप जेड क्या करोगे, निकालोगे, तो क्या आएगा, प्लस माइनस जे का क्या कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है, प्लस माइनस जे का कॉन्जुगेट आएगा। तो अब अगर यहां पे देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, मतलब क्या हुआ, ध्यान से अगर देखो, जहां जहां जेड था वहां वहां जेड कॉन्जुगेट आ गया, तो जेड इज इक्वल टू सम जीरो है, जेड इक्वल टू सम पोल है, तो उस पर क्या फर्क पड़ा यहां पे ध्यान से देखो, जो भी कॉम्प्लेक्स जीरोस होंगे, जो कॉम्प्लेक्स पोल्स होंगे सिस्टम के, वो क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे। अगर यहां ध्यान से देखो, ओवरऑल पोल्स और जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके पास दो पोल्स थे, एक प्लस जे पे पोल्स था और एक किस पे पोल्स था, माइनस जे पे पोल था। इनिशियली यही था, दो पोल्स। अब जब आपने जेड को जेड कॉन्जुगेट से रिप्लेस किया, तो यही पोल जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू प्लस जे आ गया, ये वाला क्या आ गया, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस जे। तो जो प्लस जे वाला पोल्स था वो कहां से रिप्लेस हो गया, माइनस जे से रिप्लेस हो गया कि नहीं, क्योंकि आपको जेड की वैल्यू चाहिए होती है, वो माइनस जे हो गया प्लस जे वाला कॉन्जुगेट हटाने पे, और माइनस जे वाला क्या हो गया, प्लस जे। मतलब हुआ क्या, जितने कॉम्प्लेक्स पोल्स और जीरोस होंगे उनका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट पार्ट आ जाएगा। तो अगर मैं कहूं, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे देता, एक्सएन एक सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पांस एक एलटीआई सिस्टम है, देखो क्वेश्चन से करवा देता हूं आपको तो क्लियर हो जाएगा ज्यादा आपको। क्या होगा, आरओसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, मैं मान लूं ये एक एलटीआई सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पांस क्या है, एचएन है। इस इंपल्स रिस्पांस का जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, एचजेड। वो आपसे पूछ क्या सकते हैं, देखो ध्यान से, क्या पूछ सकते हैं वो आपसे वो पूछेंगे, एच जेड इस सिस्टम का एक पोल है 2+3J पे, एक पोल वो गिवन दे देंगे कि इस सिस्टम का एक पोल क्या है, एच जेड इज इक्वल टू 2+3J पे एक पोल्स एग्जिस्ट करता है। इस सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है एच जेड, उसका एक पोल 2+3J पे एग्जिस्ट करता है। तो एक्स कॉन्जुगेट एन कॉन्जुगेट, एक्स कॉन्जुगेट एन का, एक्स कॉन्जुगेट का एक पोल कहां डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, वो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो एक्सएन, ये एक्सएन एक्स कॉन्जुगेट नहीं है, एच कॉन्जुगेट एन, तो वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, एचएन का ट्रांसफर फंक्शन या इस एलटीआई सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन एच जेड का एक पोल 2+3J पे एग्जिस्ट करता है। तो एच कॉन्जुगेट एन का अगर मैं जेड ट्रांसफॉर्म लूं, एच कॉन्जुगेट एन का अगर मैं जेड ट्रांसफॉर्म लूं, तो उसका एक पोल डेफिनेटली कहां एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसका कॉन्जुगेट लोगे दूसरे डोमेन में आ जाएगा एच कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट। तो जो पोल्स एच जेड के थे वो सारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स पोल, वो क्या हो जाएंगे, उनका कॉन्जुगेट पार्ट आ जाएगा। तो एच जेड का एक पोल 2+3J पे था, तो एच जेड कॉन्जुगेट का एक पोल डेफिनेटली इसका कॉन्जुगेट ले लो, कहां पे होगा, 2-3J पे होगा, है ना, कहां पे होगा, 2-3J पे। तो मैंने एक सिस्टम लिया एचएन जिसका इंपल्स रिस्पांस क्या है, एचएन, उसका जेड ट्रांसफॉर्म एच जेड था, और मैंने कहा उसका एक पोल 2+3J पे एग्जिस्ट करता है, एक कॉम्प्लेक्स पोल। तो एच कॉन्जुगेट एन का अगर मैं जेड ट्रांसफॉर्म लूं, तो उसका एक कॉम्प्लेक्स पोल कहां एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली कहां एग्जिस्ट करेगा, इसी का कॉन्जुगेट पार्ट 2-3J पे एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है। जेड कॉन्जुगेट लेने का क्या मतलब, जो कॉम्प्लेक्स पोल्स और जीरोस हैं सिस्टम के, वो क्या हो जाएंगे, उनका कॉन्जुगेट पार्ट आ जाएगा। 2+3J है वो 2-3J बन जाएगा, -2-3J है वो -2+3J आ जाएगा। कॉन्जुगेट लेने का क्या मतलब, जे को आप किससे रिप्लेस कर दो, जे को -J से रिप्लेस कर दो, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट। तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक्स कॉन्जुगेट एन का जेड ट्रांसफॉर्म में जेड कॉन्जुगेट आता है, उससे यह फर्क पड़ता है कि जो या जेड के जीरोज, कॉम्प्लेक्स जीरोज और पोल्स थे, वो उनके कॉन्जुगेट पोल्स और जीरोज आ जाएंगे किसमें, एच जेड कॉन्जुगेट में। फिर ओवरऑल का भी हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। वहां से आपको कॉम्प्लेक्स पोल्स और जीरोज मिल जाएंगे, ठीक है। और एक्स ऑफ माइनस एन से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्स माइनस एन। एक्स ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स ऑफ 1/z, ठीक है। तो जहां जहां जेड है वहां वहां क्या आ जाएगा, 1/z आ जाएगा। तो एक एग्जांपल लेके जैसे मैं करता हूं, क्या होगा, सपोज एक्स ऑफ जेड, देखो यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, जेड अपान सपोज जेड² + 1 है, ठीक है, या इसको ले लो आप z+1 ले लो, अपान जेड² + 1 है, ठीक है। मैंने कहा एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है, और इसमें ध्यान से देखो जीरो किस पे है, जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 ले लो तब ज़्यादा सही रहेगा, -2 पे जीरो है, और पोल्स कहाँ हैं,
इसको भी आप 2 ले लो, तब ज़्यादा क्लियर होगा। 2 या 3 जो भी है, 1 के अलावा, 1 पे मैग्नीट्यूड का रिलेशन समझ में नहीं आता क्योंकि 1 1 ही रह जाता है 1 बाई 1 करने पे। तो जेड का क्या आ जाएगा प्लस माइनस √2j। यहाँ पे पोल्स हैं इसके सिस्टम के और यहाँ पे क्या है 0 है। अब मैंने क्या एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या है एक्स ऑफ जेड है, जिसके जो ट्रांसफॉर्म आपको गिवन है, जिसके पोल्स मैंने बता दिए कहाँ पे हैं -2 और प्लस माइनस √2j पे हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ एक्स ऑफ -n मैंने ले लिया एक सिग्नल fn। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, xn का जेड ट्रांसफॉर्म वो दे देंगे, कहेंगे xz है, वो ये जेड ट्रांसफॉर्म नहीं लिखेंगे आपको, क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्म लिख देंगे तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। वो क्या कहेंगे xn का जेड ट्रांसफॉर्म xz है और कह देंगे इसके पोल्स, इसका 0 एग्जिस्ट करता है z इज इक्वल टू -2 पे, इसके पोल्स एग्जिस्ट करते हैं प्लस माइनस √2j पे। ठीक है, इसके पोल्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। या इस तरह से दे देंगे इंफॉर्मेशन कि xn का जेड ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है, इसका एक पोल एग्जिस्ट करता है z इज इक्वल टू √2j पे एग्जिस्ट करता है। इस तरह से इंफॉर्मेशन देंगे। क्या देंगे, आधी इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आप चीजों को डायरेक्टली रिलेट ना कर पाओ, तो इसलिए आपको प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी से रिलेट करना पड़ेगा। वो क्या पूछेंगे कि xn का जेड ट्रांसफॉर्म xz है, xz का एक पोल एग्जिस्ट करता है z इज इक्वल टू √2j पे। मैंने एक सिग्नल ले लिया fn दैट इज इक्वल टू x ऑफ -n, मिरर इमेज ऑफ xn है ना, अबाउट y एक्सिस इज कॉल्ड एज x ऑफ -n। मैंने एक सिग्नल लिया xn के टर्म में fn x ऑफ -n, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या ले लिया उन्होंने, कहेंगे fz ले लिया। और वो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि fz का एक पोल डेफिनेटली कहां पे होगा ही होगा। उन्होंने केवल एक पोल की इंफॉर्मेशन दी, सारे पोल की इंफॉर्मेशन दी ही नहीं आपको। पूछेंगे क्या कि fz का एक पोल डेफिनेटली कहां पे होगा ही होगा, तो सिंपली देखो क्या आंसर हो जाएगा। x ऑफ -n के केस में जेड ट्रांसफॉर्म x ऑफ क्या होता है 1/z, मतलब जहां जहां जेड था वहां वहां क्या आ गया 1/z आ गया। मतलब जो पोल्स हैं, अगर ध्यान से देखो, यहां जेड है वहां क्या आ जाएगा 1/z इज इक्वल टू प्लस माइनस √2j होगा। कांस्टेंट तो चेंज होंगे नहीं, तो इसका एक पोल अगर जो प्लस √2j वाला पोल है वो क्या बन जाएगा z इज इक्वल टू 1/√2j, मतलब j को ऊपर ले जाओगे तो -j/√2 हो जाएगा। मतलब अगर x ऑफ -n का z ट्रांसफॉर्म लोगे f ऑफ z का, f ऑफ z, तो जितने xz या जितने xn के पोल्स और जीरोस थे वो क्या हो जाएंगे 1 रिप्लेस हो जाएंगे। अगर एक पोल 2 + 3j पे है, मैं कहूं xn के xz ट्रांसफॉर्म का, तो x ऑफ -n के z ट्रांसफॉर्म xz का एक पोल कहां पे होगा डेफिनेटली 1/2 + 3j पे होगा। जो कॉम्प्लेक्स पोल्स हो चाहे रियल पोल्स हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो जीरोस और पोल्स होंगे ओरिजिनल सिस्टम के, वो सारे उनके क्या आ जाएंगे रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे। जो 2 + 3j पे कॉम्प्लेक्स पोल होगा वो कहां पे चला जाएगा 1/2 + 3j। इसको j के टर्म में 2 - 3j से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो, है ना, सीधे सीधे। जैसे यहां पे √2j पे एक पोल था, तो यहां पे एक पोल डेफिनेटली क्या होगा, इस पोल का क्या रेसिप्रोकल निकालोगे तो 1/√2j आएगा। j से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो -j/ क्या आ जाएगा √2, और आपको ये 4 ऑप्शन दे देंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं लिखूं आपको अगर इसी को, तो एक क्लियर हो गया कॉन्जुगेट वाला और ये वाला। यहां से पोल्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं कि xn एक सिग्नल है जिसका जेड ट्रांसफॉर्म xz है और इसका एक पोल लाई करता है 2+, आपका एक पोल इसका लाई करता है 3 + 4j पे। तो एक fn सिग्नल मैंने ले लिया जो x ऑफ -n के बराबर है, तो इस fn का जेड ट्रांसफॉर्म fz का एक पोल डेफिनेटली कहां लाई करेगा, मैंने ऑप्शन दे दिया आपको। ए ऑप्शन दे दिया 3 - 4j पे लाई करेगा एक पोल डेफिनेटली, बी ऑप्शन दे दिया 3 + 4j पे ही रह जाएगा, सी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको 3 - 4j/5 पे लाई करेगा, और डी ऑप्शन है 3 + 4j/5 पे लाई करेगा। तो सिंपली मैंने क्या कहा था, अगर xz है x ऑफ -n, तो f ऑफ z क्या हो जाएगा x ऑफ क्या 1/z हो जाएगा। xn का अगर xz है तो x का, मतलब जो पोल्स xz के होंगे वो पोल्स यहाँ पे fz के क्या हो जाएंगे 1/z से रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब उनका क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका एक पोल 3 + 4j पे था, तो इसका एक पोल कहाँ आएगा 1/3 + 4j पे आएगा, क्योंकि ये अब z की जगह क्या आ गया 1/z। जब 1/z को क्या करोगे इक्वल करोगे 3 + 4j, तो यहाँ से z क्या आ जाएगा 1/3 + 4j आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 3 - 4j से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये
ये यहाँ पे 5 नहीं 25 होगा ना, ठीक है, 25 ऑप्शन में, ठीक है। तो 3 + 4j - 3 - 4j करोगे सॉल्व तो क्या आएगा 25। कौन सा आंसर करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट, है ना। तो इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है।